So, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. So, today's topic of discussion is respiratory pathology के MCQs point. अच्छा, अब जो ये वाला पोर्शन है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का, ये सिर्फ आपको आपके पेपर में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको अपनी क्लिनिकल लाइफ में ना, जब आप अपनी ओपीडी में बैठोगे, अपने क्लिनिक में बैठोगे, तो आपको ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो इसलिए क्योंकि लंग से रिलेटेड जितने भी पेशेंट होते हैं ना, उनको कहीं ना उसकी फिजियोथेरेपी की ना, चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी वाला पोर्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट जो होता है। अब स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यूज पॉइंट आप लोग को ना दो डिफरेंस सिखाती हूँ जो कभी किसी को समझ नहीं आती। इवन के वो रेस्ट पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता। हमारे पास ना दो टर्म्स होती है, एक होती है COPD और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये जो हमारे पास COPD होता है ना, इसके अंदर हमारे पास दो डिजीज आती हैं, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा आता है हमारे पास एम्फाइसीमा। आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि COPD के अंदर जब भी कोई कहेगा ना कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि COPD में कौन सी क्या होता है, तो फिर आपने बताना होता है कि इसके अंदर दो डिजीज आती है, एक आती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक आती है एम्फाइसीमा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होती है, तो फिर आपने इसमें बताना होता है कि इसमें चार डिजीज आती हैं, दो तो COPD वाली ही आती हैं। और चार डिजीज कौन सी होती हैं? एक होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक होती है एम्फाइसीमा, एक होती है ब्रोंकिएक्टेसिस। याद रखना, यह है ब्रोंकाइटिस और यह क्या है? ब्रोंकिएक्टेसिस। और जो इसमें फोर्थ वन होती है वो एजमा होती है। यानी जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, उसके अंदर एक तो COPD आ जाता है, अगर हम लोग इसको कलेक्टिवली लिखें, एक तो COPD आ जाता है, दूसरा ब्रोंकिएक्टेसिस और तीसरा एजमा। फिर COPD के अंदर जो दो डिजीज आती हैं, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइसीमा। सो अब से ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब मैंने पैथो पढ़ी थी मुझे भी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके बाद। अब यहाँ से जो MCQs आते हैं वो ऐसे आते हैं कि COPD में से ना, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पहले बात करते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो डेफिनेशन है ना, वही आ जाती है हमारे पास इसमें MCQs में। अब वो क्या कह देते हैं कि एक पेशेंट था, उसको 3 मंथ कंसेक्यूटिव जो है वो कफ रही है, वो 2 साल के लिए। जब आप लोग ये 3 मंथ और 2 साल वाला सुनते हो ना, तो आपने फौरन ऑप्शन लगाना होता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस का एक ये बहुत मशहूर MCQ आता है कि ये ना कारटेगनर सिंड्रोम कॉज करता है। इसका स्पेलिंग आप लोग सही लिख लेना, CARTAGENER, कारटेगनर सिंड्रोम ब्रोंकिएक्टेसिस कॉज करता है। तो जो जहाँ कहीं भी लिखा हो ना कि जब रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी का आपका MCQ वहाँ कहीं कारटेगनर सिंड्रोम का जिक्र हो, तो आपने समझ जाना है कि उसका ऑप्शन ब्रोंकिएक्टेसिस है, क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से कारटेगनर सिंड्रोम होता है। इसके अलावा जो ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, इसके अंदर वही सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा ना हमारे पास जो ये TB का टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई यील्ड। प्रॉफ में भी ना अक्सर वो वाले MCQ ज़्यादा आते हैं जो हमारी जो सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में ना बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो आपको पता है TB तो पाकिस्तान में वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो TB आप लोगों ने ना रॉबिन से ही पढ़नी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लेकिन इसके जो 4-5 MCQ के पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ। जब TB का सिनेरियो आएगा ना, तो उन्होंने 3-4 ना टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स दिए होंगे। अब वो कौन से होंगे? एक उन्होंने हमारे पास फीवर दिया होगा, एक उन्होंने वेट लॉस दिया हुआ होगा। फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग के अलावा स्पूटम इन कफ, यानी खांसी करेगा तो स्पूटम आ रहा होगा। पुरलेंट और ब्लडी स्पूटम। स्पूटम तो आ रहा होगा। अब स्पूटम कैसे होता है कि स्पूटम की ना टाइप्स होती हैं, तो स्पेसिफिक TB के अंदर ना पुरलेंट एंड ब्लडी स्पूटम होगा। अब जब भी सिनेरियो के अंदर वेट लॉस दिया हो, फीवर दिया हो, नाइट स्वेटिंग दिया हो, तो आप लोगों ने फौरन टिक लगाना है कि ये TB है। इवन के सिनेरियो में SEQ में भी आया होगा, जहाँ पे उन्होंने ये 3-4 इन 5 में से वो 3 बातें लाजमी मेंशन करेंगे और वो स्पूटम वाली बात लाजमी बताएंगे। तो आपने समझ जाना, तो आपने डायग्नोज बना लेना कि ये TB का पेशेंट है। आपको पता है कि TB का पॉजिटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। जैसे उसके बाद रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, इसके रिस्क फैक्टर्स में वही कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सप्रेसिव होगा, जैसे ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिक कंजप्शन या क्रॉनिक रीनल फेलियर है, हॉजकिन लिम्फोमा हुआ है। अब TB के लिए अब ये हम लोगों ने एक MCQ पढ़ लिया, दूसरा हम लोगों ने इसका पॉजिटिव एजेंट पढ़ लिया। जो TB का तीसरा MCQ आता है वही आता है कि इसके लिए हम लोग कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट करते होते हैं, तो वो टेस्ट होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। जो आप लोग SEQ में ना एक पोर्शन इसका भी होगा कि इसको डायग्नोज करो, और एक में लिखा होगा कि हम लोग इसके लिए कौन सा टेस्ट कराते होते हैं। तो मॉन्टॉक्स को हम ना ट्यूबरकुलिन टेस्ट देते हैं। ये MCQs में कभी वो लोग ट्यूबरकुलिन दे देते हैं, कभी वो मॉन्टॉक्स दे देते हैं। तो आपने याद रखना कि TB के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। TB का जो फोर्थ इंपॉर्टेंट MCQ आता है वो ये आता है कि इसकी ट्रांसमिशन की किसके थ्रू ट्रांसमिशन होती है, तो ये एयरबॉर्न के थ्रू ट्रांसमिशन होती है TB की। ठीक है। इसका जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये कि माइक्रोस्कोपिकली ना हमें TB के अंदर कौन से दो साइन मिलते होते हैं। तो एक हमें गॉन कॉम्प्लेक्स मिलता है और एक हमें रैंकीज कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसको तो कभी नहीं भूलना ना, गॉन्स कॉम्प्लेक्स को और रैंकी कॉम्प्लेक्स को। गोहन कॉम्प्लेक्स एंड रैंकीज कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने क्या करना है, अपने जब आप लोगों ने नोट्स बनाना है तो इस तरह सेंटर में TB लिख लेना है और इस तरीके से ना लाइन से लगा के और ये 4-5 बातें इसके अराउंड लिख लेनी है। तो कौन सा हो गया? गॉन्स कॉम्प्लेक्स और एक रैंकीज कॉम्प्लेक्स। एग्जामिनर गॉन कॉम्प्लेक्स की और रैंकीज कॉम्प्लेक्स की इसकी डेफिनेशन पूछता है, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। मुझसे पूछी थी गॉन कॉम्प्लेक्स की, तो बेसिकली गॉन कॉम्प्लेक्स यही होता है कि एनलार्जमेंट, जब लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं तो उसको गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आप लोगों ने गॉन कॉम्प्लेक्स की और रैंकीज कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन तैयार करनी है और इस तरीके से 5 पॉइंट TB के अपने MCQs के लिए पक्के कर लेना है। और असल में यही 5 बातें जो है ना पूरी TB का ना, यानी पूरे TB का जो टॉपिक है उसका निचोड़ होते हैं।
अच्छा, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टीबी की ना दो टाइप्स होती है, प्राइमरी टीबी होती है जो सेकेंडरी टीबी होती है। अब जो हमारे पास प्राइमरी टीबी होती है ना, उसमें हमारे पास ग्रैनुलोमा बनता है, कैल्सिफिकेशन होती है, फाइब्रोसिस और स्कारिंग होती है। और जो हमारे पास सेकेंडरी टीबी होती है ना, उसमें कैविटेशन बनी होती है। जब सिनेरियो में वो देगा कि कैविटेशन अपेयर्स हो रही है और एपिकल लीयंस हैं, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि सेकेंडरी टीबी है, क्योंकि एपिकल टीबी में हमारे पास इंट्रालोबार लीयंस होती हैं और सेकेंडरी टीबी में हमारे पास एपिकल लीयंस होती है। अब जो बातें मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे लिख लेनी है, जहाँ कहीं भी आप लोग नोट कर रहे हो। और जहाँ कहीं भी कैविटेशन अपेयर, इन सब साइन सिम्टम्स के साथ कैविटेशन अपेयर हो रही है, तो हमारे पास सेकेंडरी टीबी है। और सेकेंडरी टीबी को हम लोग रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। रीएक्टिवेशन क्या होती है कि पहले प्राइमरी जब पहली दफा हुई थी वो प्राइमरी, लेकिन जब वो बार बार हो रही है तो वो रीएक्टिवेट हो रही है, तो वो सेकेंडरी टीबी है। और इसके जो बहुत कम चांसेस होते हैं क्योर होने के लिए ना। और इसमें ना हमारे पास जो सेकेंडरी टीबी के अंदर ना लिम्फ नोड की जो रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, इस वजह से जो कैविटेशन अपेयर होना शुरू हो जाती है। टीबी के बाद हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है नमूनिया। अब नमूनिया के ना मैं आप लोगों को 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ एमसीक्यू से रिलेटेड ना, और जो आते होते हैं प्रॉफ में भी, उनके पेपर में उन्होंने इन्हीं 4-5 बातों को ना घुमाया हुआ होता है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज हम लोग करने लगे डिस्कस वो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया। तो डायरेक्ट सीधा एमसीक्यूज आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया स्ट्रेप नमूनी। नमूनिया के अंदर ना बेसिकली जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उसकी गेम है। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेंज होता रहेगा ना, बीमारी चेंज होती जाएगी। तो हम लोगों ने ना असल में ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी किस साइन सिम्टम्स में हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया आएगा। तो जो हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो होती है हमारे पास स्ट्रेप नमूनी। दूसरी बात ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ना लीजियनेला का एमसीक्यूज आता है। अब लीजियनेला भी आप लोग जब इसमें रॉबिन्स के अंदर एक नमूनिया के कॉजेटिव एजेंट का जो टेबल बना हुआ उसमें आप लोगों ने लीजियनेला भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब लीजियनेला से रिलेटेड ना क्या बातें आती हैं वो दे देते हैं कि ना पेशेंट को ना हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया है। हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है, उसका जो हमारे पास सोडियम का बाइकार्बोनेट है, जो हमारा पास सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लेस देन 130 है। एक हम लोगों ने ये बात नोट करनी होती है कि लेस देन 130 होता है। इसके अलावा ना वो कहते हैं कि पेशेंट जो है ये हमारे पास वो जो बंदा है जिसको नमूनिया डेवलप हुआ है वो होटल रूम में है और वहाँ पे ना वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने ना एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। अब जब आप लोगों ने ये 3-4 बातें करनी होती है ना कि होटल रूम था, वहाँ पे वेंटिलेशन ठीक नहीं थी और वहाँ पे वो लोग एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे थे, तो आप लोगों का फ़ौरन ध्यान जाना चाहिए कि इट इज़ बिकॉज ऑफ लीजियनेला। और एमसीक्यूज भी ऐसे ही आता है वो आप लोगों के। जब मुझे याद है जब मेरा क्लास टेस्ट हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने दिया था कि एयर कंडीशनरिंग जो वो लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं थी। बताओ कि किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से ना ये हो रहा है, तो हम लोगों ने ऑप्शन लगाना था लीजियनेला। तो आप लोगों ने लीजियनेला के बारे में ये 3-4 बातें याद रखनी है। तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है इससे रिलेटेड माइकोप्लाज्मा नमूनी से रिलेटेड ना। एक हो गया हमारा स्ट्रेप नमूनी से रिलेटेड, एक हो गया लीजियनेला से रिलेटेड। अब थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने लगे माइकोप्लाज्मा नमूनी से रिलेटेड। अब माइकोप्लाज्मा नमूनी के केस में क्या होता है कि वो सिनेरियो में ना यंग पेशेंट देंगे। यंग पेशेंट भी वो 20 से लेके 25 साल का ना, कोई मेल या फीमेल कोई भी दे सकते हैं। एक दफ़ा उसको कहेंगे कि ना इसको एटिपिकल टाइप ऑफ नमूनिया है। क्या है हमारे पास? एटिपिकल टाइप ऑफ पेशेंट को नमूनिया है। ये 2 हिंट उन्होंने हमें दे दिए और तीसरा हिंट जो हमें देंगे वो देंगे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया है। ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया है। तो जब आप लोगों ने देखना है कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया है तो फौरन आपका ध्यान जाना चाहिए माइकोप्लाज्मा नमूनी के ऊपर। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में वो हमसे पूछते हैं कि एटिपिकल नमूनिया की कॉमन कॉज क्या आती है इन्फेंट के अंदर। अब आप लोगों ने ना ये भी याद रखना कि सिनेरियो के अंदर उसने इन्फेंट दिया हुआ है, अडल्ट दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, फीमेल दी हुई है, न्यूनेट दिया हुआ है। अब वो जो पूछेंगे ना एडल्ट के अंदर एटिपिकल जो हमारे पास नमूनिया है उसकी कॉमन कॉज जो है वो क्या है, होती है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। तो आप लोगों ने याद रखना है। अब रिवाइज कर लेते हैं कि इन्फेंट के अंदर कॉज ऑफ एटिपिकल नमूनिया की कॉज क्या थी? रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ लेकिन आप लोगों ने ना इसकी फुल फॉर्म में लिखना है। तो रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। नेक्स्ट हम लोग इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं क्लैप्शैला से रिलेटेड। फिफ्थ पॉइंट है नमूनिया का। अब क्लैप्शैला में ना जब उन्होंने क्लैप्शैला का पूछना होगा ना तो डायरेक्ट वो लोग देंगे कि करंट जेली लाइक स्पूटम है, करंट जेली स्पूटम। जब इस सिनेरियो में दिया हुआ ना कि पेशेंट को करंट जेली स्पूटम आ रहा है तो आप लोग और कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके रिस्पॉन्सिबल है तो आप लोगों ने लगाना होगा क्लैप्शैला। अब ना नमूनिया के अंदर ना एक स्टेफ ऑरियस से रिलेटेड ना एमसीक्यूज आता है। अब उसका ना सिनेरियो वो लोग किस तरीके से देते हैं, वो इस तरीके से देते हैं कि एक ना पेशेंट है उसको कि हमारे पास ना एक पेशेंट है उसको ना इन्फेक्शन हुआ है ड्यू टू इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी एक पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। अब बताओ उसको ना कौन सा बैक्टीरिया सुपर इम्पोज होने का रिस्क सबसे ज्यादा है? तो नंबर 1 होता है हमारे पास स्टेफ ऑरियस। दोबारा मैं सिनेरियो बोलती हूँ कि एक पेशेंट है उसको इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ना इन्फेक्शन हो गया। अब कौन सा बैक्टीरिया है उसको सुपर इम्पोज होने के ना चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा है, सुपर इम्पोज का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा है। तो वो बैक्टीरिया हमारे पास नंबर 1 पे स्टेफ ऑरियस। अगर इन केस ये सिनेरियो दिया हुआ है और स्टेफ ऑरियस ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन जो नंबर 1 कॉज होती है ना वो स्टेफ ऑरियस ही होती है। इन केस स्टेफ ऑरियस सिनेरियो में नहीं दिया हुआ, सॉरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप लोग जाओगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ऊपर। और अगर ऑप्शन के अंदर ये दोनों दिए हुए तो आप लोग बेस्ट पॉसिबल पे जाओगे जो कि हमारे पास स्टेफ ऑरियस।
एक ना नमूनिया से रिलेटेड हम लोग ना एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो ये कि ना साइटोमेगालो वायरस से ना रिलेटेड अभी हमारे पास MCQs है। अब साइटोमेगालो वायरस से रिलेटेड हमारे पास 7 पॉइंट है। वो क्या होता है कि एक पेशेंट है, उसने ना ट्रांसप्लांट कराया है। अब वो सिनेरियो में आइदर आपको हार्ट ट्रांसप्लांट भी कह सकते हैं या वो आप लोगों को ना रीनल ट्रांसप्लांट भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास उसने ना अभी ट्रांसप्लांट कराया है, एक हमारे पास हिंट हो गया ट्रांसप्लांट का। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ना वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, यानी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के ऊपर वो है। अब बताओ कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ना नमूनिया हो जाएगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से नमूनिया होगा वो होता है हमारे पास साइटोमेगालो वायरस। अब मैंने इसको ब्लैक से इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिपीटेटिव MCQs है, ये आता रहता है। तो पहला हिंट हमें ट्रांसप्लांट का होगा सिनेरियो में, दूसरा हिंट हमारे पास होगा कि वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर है, और फिर वो हमसे पूछेंगे कि बताओ कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से नमूनिया होगा, तो वो साइटोमेगालो वायरस होता है।